हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करना है कक्षा 10वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पार्ट 6। पार्ट का नाम है प्राणियों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इस प्राणियों का वर्गीकरण इस पार्ट को मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है। यदि आप लोगों ने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को समझने के लिए आपको पार्ट 2 जो वीडियो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस वीडियो का बेसिक नॉलेज क्लियर है, जिसके अंदर मैंने बताया है प्राणी जगत का वर्गीकरण करने की नई पद्धति जो है वो अभी कौन सी इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर मैंने रचनात्मक संगठन, फिर शारीरिक समिति, उसके बाद मैंने आद्य स्तर और फिर उसके बाद मैंने बताया देह गुहा और खंडीभवन। इन पांचों चीजों के बारे में मैंने बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर बाद में ये वीडियो को देखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो जो थी पार्ट 3, इसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था प्राणी के बारे में। किसके बारे में? असंपृष्ठरज्जु प्राणी के बारे में। तो असंपृष्ठरज्जु प्राणी में 10 संघ होते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में 5 संघ के बारे में बता दिया है। अब बचे हुए जो 5 संघ है उनको मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असंपृष्ठरज्जु प्राणी। क्योंकि असंपृष्ठरज्जु प्राणी के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने 5 संघ के बारे में बताया हुआ है। ये पांचों संघ जो हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसके पहले वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सखंड कृमि, जिसको हम लोग एनिलिडा, संधिपाद, ऑर्थोपोडा और मृदुकाय, मोलुस्का एंड कांटेदार त्वचा वाले अर्धमेरुदंडीय, इन 5 संघ के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको ये पांचों संघ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहला संघ शुरू कर लेते हैं, सखंड कृमि प्राणी। छठा संघ हमारा है सखंड कृमि प्राणी संघ, फाइलम एनिलिडा। इसके अंदर जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग द्विपाद समिति वाले होते हैं और इनका शरीर त्रिस्तरीय संगठन से मिलकर बना होता है। और ये प्राय स्टूडेंट्स कहां पर रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। कहां पर रहते हैं स्टूडेंट्स? ये प्राय समुद्र में पाए जाते हैं। दंडकार होते हैं, दंडाकार होते हैं, देखो डंडे के जैसा दिखाई दे रहा है, दंड वृत्ताकार पाए जाते हैं। और ये उभयलिंगी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं। मतलब ये इनका जो नर घटक रहेगा वो अलग होगा, मादा घटक भी अलग रहेगा। कभी कभी क्या होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं। नर और मादा घटक क्या होते हैं? एक ही में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में यहाँ पर केचुआ, जोक और नेरिस के बारे में मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दंड वृत्ताकार रचनाएं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक शब्द लिखा है विखंडी भवन। विखंडी खंडी भवन मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी सजीव रहेगा दंड वृत्ताकार, इसके अंदर इस तरह से रचना होती है। ठीक है ना? इनका खंडन होता है, समान दूरी पर खंडन होता है। ये बाहर से भी होता है और अंदर से भी खंडन होता है। ठीक है? इसके अंदर एक्टोडर्म होता है, मतलब अंतर्जनन होता है और मध्य जनन होता है, लेकिन जो अंतर्जनन होता है वो नहीं होता है। ठीक है? इसके अंदर स्टूडेंट्स अंतर्जनन और मध्य जनन ये दोनों जनन होते हैं, लेकिन बाहर जनन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है? जो विखंडी खंडी भवन होते हैं। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो चलिए, जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बेलनाकार आकृति के दंडाकार होते हैं। ये बेलनाकार और दंडाकार दिखाई देते हैं और इसके अंदर विखंडी खंडी भवन पाया जाता है। विखंडी खंडी भवन मैंने बताया, इसकी रचना ये बेलनाकार रहेगी, तो इसके अंदर जो खांचे बने हुए हैं वो समान दूरी पर बने रहते हैं। और जो एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बने होते हैं, इसके अंदर एक्टोडर्म नहीं पाया जाता है। तो ऐसे सजीवों को खंडीभूत कृमि कहा जाता है। अधिकतर प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, मतलब ये दूसरे प्राणियों पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो बाह्य परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे प्राणियों पर निर्भर करते हैं, दूसरे प्राणियों के अंदर जाते हैं और उनका पोषक तत्व खाते हैं। स्वतंत्र रूप से रहने वाले समुद्र में पाए जाते हैं और कुछ ये मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्राणी मीठे पानी में और समुद्र में भी पाए जाते हैं, अथवा भूचर भी होते हैं। मतलब एक मीठे पानी में, खारे पानी में और जमीन, तीनों जगह पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये जमीन पर बिल बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं? बिल बनाकर रहते हैं। इनका शरीर जो होता है वो त्रिजनन स्तर होता है, मतलब इसके अंदर तीनों लेयर होंगे, तीनों जनन स्तर होंगे। अंतर्जनन, बाह्य जनन और मध्य जनन, तीनों जनन स्तर होंगे। द्विपाद समिति में क्या होता है स्टूडेंट्स? इनका अक्ष जो होता है वो निर्धारित होता है। अगर इनको 2 समान भाग में बांटना है तो इनका अक्ष जो रहेगा निर्धारित रहेगा। सत्य देह गुहा, मतलब इनका जो देह गुहा रहेगा शरीर के बीच और उनके अंगों के बीच में जो खाली जगह रहती है उसको देह गुहा कहा जाता है। तो ये जो देह गुहा रहेगी वो छोटी आंत से मिलकर बनी होती है, उसे सत्य देह गुहा कहा जाता है। इनमें संचलन हेतु द्रुण रोम, परपाद और सुख जैसे अवयव होते, 3 अवयव होते हैं जो संचलन करने के लिए मदद करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद
करते। इनके शरीर विशिष्ट उपचर्म से बना होता है, उपचर्म से बना होता है जो चमकीला कलर का दिखाई देता है। ये एक लिंगी और उभयलिंगी होते हैं। एक लिंगी मतलब इसके नर घटक और मादा घटक अलग अलग होंगे, कभी कभी ये उभयलिंगी भी होते, कोई कोई घटक ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, नर घटक और मादा घटक एक ही में रहेगा। एग्जाम्पल ग्रुप में याद रखेंगे केचुआ, जोक और नेरिस। केचुआ, जोक और नेरिस ये किसके अंदर एग्जाम्पल याद रखेंगे? सखंड कृमि प्राणी संघ के अंदर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सखंड कृमि प्राणी संघ आपको समझा है? ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट केचुआ के ऊपर मैं नीचे एक क्वेश्चन लिखा है और जोक के ऊपर नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है केचुआ किसान का मित्र होता है। केचुआ किसान का मित्र कैसे हो सकता है? देखो ये केचुआ खाद बनाया जाता है, अगर आप लोग साइंस में आगे देखोगे तो केचुआ खाद के बारे में आगे आने वाला है, क्योंकि केचुआ जो होता है वो लगभग एक हाथी के बराबर खाना जल्दी जल्दी पचा लेता है। हाथी की तुलना में बहुत जल्दी खाना ये पचाता है। ठीक है, इसकी स्पीड, खाना पचाने की जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा होती है इसकी वजह से। समझ में आ रहा है? इसको कुछ भी चीज दे दिए, लगभग हर एक चीज केचुआ खा के पचा सकता है। समझ में आ रहा है? लगभग हर एक चीज, कोई भी चीज रहने केचुआ खा के उसको पचा देता है। तो ये केचुआ, तो एक केचुआ खाद तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक ना, खाद को भुरभुरा करने के लिए, खाद का पाचन करने के लिए। तो वो लोग जब केचुआ खाद वाला वीडियो आएगा तो उसमें देख लीजिए आप लोग। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो मिट्टी को क्या करता है ऊपर नीचे करता है और अवशिष्ट पदार्थ क्या करता है? खा लेता है, और जो भी गंदे पदार्थ रहेंगे मिट्टी को खा लेगा। इस प्रकार केचुआ मिट्टी की कार्बनिक पदार्थ का क्या करता है? विघटन करता है। इस प्रकार जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ऊपर पड़े रहते हैं उनका क्या करता है? विघटन करता है। और केचुआ जब मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेगा स्टूडेंट्स, तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, पानी रोकने की जो क्षमता वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो फसलें होती है उनकी जड़ मजबूत हो जाती है। ठीक है, और जड़ें मजबूत होने की वजह से फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। केचुआ मल विष्ठा से खेतों की बढ़िया खाद तैयार होती है। केचुआ का जो मल विष्ठा होती है उसकी वजह से बहुत बढ़िया खाद तैयार होती है और उस खाद को खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। उससे खेत उपजाऊ बन जाता है, खेतों की उर्वरता की क्षमता बढ़ने से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। सही बात है, केचुआ की जो मल विष्ठा है उससे उपयुक्त पदार्थ तैयार होगा, खाद तैयार होगा, और उस खाद से जो खेत रहेगा वो क्या बन जाएगा? उपजाऊ बन जाएगा, और यह खेतों की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र। जिस खेत में केचुआ जितना ज्यादा होता है वह खेत उतनी ज्यादा उर्वरता देती है, उतना ज्यादा फसल देती है, ऐसा कहा जाता है। समझ में आ गया केचुआ के बारे में? समझे स्टूडेंट्स? चलिए अब अगला है जोक का आयुर्वेदिक में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। जोक जो होता है उसका आयुर्वेदिक में हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं, चलिए पढ़ के समझ लेते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम होगा, गांव में यदि आप लोग देखा होगा, जोक जो होता है वो खून चूसने का काम करता है। वैसे ही देखा होगा, गाय भैंस के ऊपर बैठता है, वो खून को चूसता है। तो जो अशुद्ध रक्त रहेगा या रक्त का कहीं थक्का जम गया है, मान लीजिए आपके हाथों या पैरों पर बहुत दिन से क्या लगा है? घाव लगा हुआ है, और वहां पर रक्त का थक्का बन गया, बहुत रक्त क्या हो गया? जम गया है। तो उसके इलाज के लिए, मतलब रक्त का थक्का को निकालने के लिए, अशुद्ध रक्त को निकालने के लिए पहले आयुर्वेदिक में, अभी भी आयुर्वेदिक में किसका इस्तेमाल किया जाता है? केचुए का। क्योंकि केचुआ उसको क्या करता है? पूरा चूस लेता है और पूरे गंदे जो रक्त रहेगा या रक्त का थक्का रहेगा वो पूरा खींच लेगा, और वहां का रोगी क्या हो जाएगा? रोगी को आराम मिल जाएगा, रोगी स्वस्थ हो जाएगा। अशुद्ध रक्त खींच लेता है, जिससे अशुद्ध रक्त पी जाती है, जिससे रोगी को आराम मिलता है। रक्त पीने के पश्चात जोक के शरीर एक विशेष प्रकार का रासायन निर्मित करता है। वो रक्त तो अवशोषित करता है, साथ साथ एक विशेष प्रकार का रासायन का निर्मित भी करता है, और यह रासायन जो होता है उस रासायन का नाम है हीरुडिनिया। क्या नाम है इसका? हीरुडिनिया। इसी रासायन का उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए बहुत सारे दवाइयों के इस्तेमाल में किया जाता है। हीरुडिनिया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए अगला संघ है स्टूडेंट संधिपाद प्राणी संघ। स्टूडेंट संधिपाद प्राणी संघ ये विश्व का सबसे ज्यादा प्राणियों की संख्या इसके अंदर है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर प्राणियों की संख्या किसी में है तो वह संधिपाद प्राणी संघ है। लगभग 2/3 मतलब 2/3 भाग, अगर प्राणियों की संख्या जितनी भी हो उसको 2/3 से गुणा कर दी, जो संख्या आएगी वो किसकी रहेगी? संधिपाद प्राणियों की रहेगी। समझ में आ रहा है? और ये सबसे बड़ा जीवन संग्रह में सभी प्रकार सफल हुआ है, हर एक प्रकार सफल हुआ है। जीवन संग्रह खाने के लिए, रहने के लिए, हर एक चीज में सफल है। ये तीनों जगह रहते हैं, हवा, पानी और जल। हवा, जल और जमीन तीनों पर रहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? ये इनका शरीर जो होता है वो त्रिस्तरीय होता है, और इनकी जो देह गुहा होती है वो सत्यदेह गुहा होती है। समझा? ये लैंगिक प्रजनन करते हैं, और कभी कभी लैंगिक प्रजनन करते, साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हो ये तितली। ये तितली क्या करती है? अंडे देती है, प्यूपा, लार्वा, ये निर्माण करते हैं लोग। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां तक
ये गहरे समुद्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है लोग? गहरे समुद्र में पाई जाती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए केकड़ा हो गया, केकड़े का एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो आप, यहाँ बिच्छू दिया है बट केकड़े का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। मकड़ी, बिच्छू, कनखजूरा, इनके नाम आपने सुने होंगे। तिलचट्टा, तितली, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, ये जो होते हैं ये सारे सारे किसमें आ जाते हैं? संधिपाद प्राणियों में आ जाते हैं। और इनका शरीर जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर बना हुआ होता है। समझा हुआ स्टूडेंट्स? ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्राणियों की संख्या संधिपाद प्राणी संख्या में संघ में आती है। यहां तक समझा स्टूडेंट्स? ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते, पृथ्वी के लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। चलिए इसको पढ़ के समझ लेते हैं। इन प्राणियों में छोटे छोटे टुकड़े जुड़कर उपांगों का निर्माण करते हैं, अलग अलग अंगों का निर्माण करेंगे, इसलिए इन्हें संधिपाद प्राणी कहते हैं। संधिपाद मतलब छोटे छोटे पाद मिल जाएंगे, छोटे छोटे अंग मिलके तैयार करते हैं। पृथ्वी पर प्राणी जगत में इस संघ के प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है। पृथ्वी पर अगर प्राणी संघ की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राणियों की संख्या इसी संघ से आती है, इसलिए संधिपाद प्राणी संघ यह प्राणियों की सबसे बड़ा एवं जीवन संघर्ष में सभी प्रकार से सफल होने वाला संघ है। प्राणियों में सबसे ज्यादा सफल होने वाला संघ कौन है? संधिपाद प्राणी है। ये गहरे समुद्र से लेकर ऊंचे पर्वत शिखर ऐसे सभी प्रकार में रहते हैं। ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, ऊंचे शिखर पर भी जाओगे तो वहां पर भी पाए जाते हैं। लगभग इस पृथ्वी पर सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, पहले मैंने बता दिया था। सत्यदेव गुहा होती है और द्विपाद समिति होता है। द्विपाद समिति मतलब क्या होता है? इनके शरीर का किसी अक्ष से काटने पर उनके दो समान भाग में क्या होता है? विभाजन हो जाता है, लेकिन वो जो अक्ष रहेगा वह निर्धारित रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है। इनके शरीर आसपास काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से होता है। ये काइटिन क्या होता है? मैं आगे क्वेश्चन लिख के रखा हूं, काइटिन किसे कहते हैं मैं बता दूंगा उसके अंदर क्या होता है। तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से बने होते हैं। देख सकते हो आप लोग, केकड़ा जो होता है या तितली जो होती है उसका ऊपर का हिस्सा जो होता है थोड़ा थोड़ा कड़क कड़क होता है, ठीक है, थोड़ा चमकीला होता है, वो काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन से। और ये एक लिंगी होती है, मतलब इनका नर घटक और मादा घटक दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। एग्जाम्पल में याद रखें, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, गोम, तिलचट्टा, तितली, मधुमक्खी, शतपाद, मच्छर और मक्खी, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? संधिपाद प्राणियों के। याद रहेगा स्टूडेंट्स ये। चलिए अब हम लोग देख रहे थे काइटिन किसे कहा जाता है। काइटिन क्या है? तो काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे, ये तीनों के मिश्रण से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो काइटिन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और काइटिन का अणुसूत्र C6H13O5N और ब्रैकेट के बाद स्मॉल n, ये उसका क्या है? अणुसूत्र किसका? काइटिन का। इसका वैज्ञानिक नाम जो है, अगर श्रृंखला की बात करें, बहुलक की बात करें, बहुलक आगे आने वाले एक पार्ट है स्टूडेंट, 10वां पार्ट, उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले बहुलक के बारे में। एन एसिटाग्लूकोसमाइल इन, ये बहुलक का नाम है। श्रृंखला जो ग्लूकोज से बनती है, ये किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। कवक की कोशिका भित्ति। अब एक काइटिन कहाँ कहाँ उपलब्ध है? तो कवक जो होता है उसकी कोशिका भित्ति, संधिपाद प्राणियों का जो कठोर कवच होता है, जिसमें मैंने बोला केकड़ा हो गया, ठीक है, मकड़ी हो गया, कनखजूरा हो गया, उसके ऊपर जो कठोर कवच होता है ना, वह काइटिन से बना होता है। कीटकों के उपांग, बाह्य कंकाल इत्यादि काइटिन से बने होते हैं। और साथ ही साथ काइटिन का उपयोग औषधि में, औद्योगिक प्रक्रिया में और जैव प्रौद्योगिकी में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसका? काइटिन का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? पक्का? चलिए अब आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। इसके आंसर तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन आपको प्रश्न पढ़ के मैं उसके आंसर बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। संधिपाद संघ के कीटकों द्वारा मानव को होने वाले लाभ और हानि, मतलब जो संधिपाद के कीटक होते हैं उनसे मानव को क्या लाभ है और क्या हानि है। जिसे लाभ देने वाले कीटक कौन से रहेंगे स्टूडेंट? मधुमक्खी हो गया, लाख का कीड़ा हो गया, रेशम का कीड़ा हो गया। ये कुछ ऐसे संधिपाद प्राणी है, ठीक है ना, जिनसे मनुष्य को क्या होता है? फायदा होता है। आप मधुमक्खी, लाख का कीड़ा और रेशम कीड़े के बारे में जानते होंगे, इससे मनुष्य को क्या होता है? फायदा होता है। लेकिन कुछ ऐसे कीटक हैं जैसे मच्छर हो गए, मक्खी हो गया, खटमल हो गया, जू हो गया, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे जंतु हैं, कीटक हैं जो क्या करते हैं? मानव को नुकसान देते हैं, ठीक है, अलग अलग बीमारियां देते हैं, ठीक है, इनके डंक मारने से अलग अलग एलर्जी उत्पन्न होती है। कुछ घातक जंतुओं के नाम मैंने बताया। और मधुमक्खी, लाख और कीड़ा, लाख का कीड़ा और रेशम का कीड़ा, ये कुछ उपयोगी जंतु के नाम थे। इसमें समझ में आ रहा है कि यहां तक? चलिए, इस संघ के प्राणियों में सबसे कम और सबसे अधिक जीने वाला प्राणी कौन है? अगर हम लोग बात करें संधिपाद प्राणियों की, तो सबसे कम जीने वाला जो प्राणी है, ठीक है, उसका नाम क्या है? मे फ्लाई। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मे फ्लाई नाम है, जिसका जीवन काल 24 घंटे का होता है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मर जाएगा। मे फ्लाई नाम है, सबसे कम जीने वाला।
और सबसे अधिक जीने वाला जो है उसका नाम है समुद्री झींगा। क्या नाम है स्टूडेंट? समुद्री झींगा। ध्यान सुनते जाइए आप लोग। समुद्री झींगा या लॉबस्टर कहा जाता है, जिसका आयु होता है 100 वर्ष, 100 साल तक जिंदा रहता है समुद्री झींगा। समझ में आ रहा है? सबसे कम आयु वाला मे फ्लाई जो 24 घंटे के अंदर जिसकी आयु होती है, और समुद्री झींगा जो 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के लिए केवल इसी संघ के कीटक के प्राणी मानव साथ सीधे संघर्ष करते हैं, ऐसा क्यों? भोजन के लिए मतलब जब अनाज मानव उगाता है तो आपने देखा होगा इसी संघ के लोग मानव को क्या करते हैं? तकलीफ देते हैं, मानव संघ को तकलीफ देते हैं। जैसे टिड्डे दल का आक्रमण आपने देखा होगा, गुजरात में भी से 2-3 महीने पहले आया था। ठीक, भारत में अलग अलग स्थानों में टिड्डे दल का आक्रमण जब होता है तो इसमें पूरी की पूरी फसल वो खा जाते हैं। ठीक है ना, पूरी पूरी फसल गायब हो जाती है। इससे किसानों को क्या होता है? बहुत नुकसान होता है। साथ ही साथ गोदाम में रखे हुए जो अनाज रहेंगे उनमें चींटी या घुन लग जाता है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इस संघ की वजह से मानव क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे अगला वाला संघ देख लेते हैं। स्टूडेंट मृदु कवचधारी प्राणी संघ। इनका शरीर जो होता है स्टूडेंट बहुत मुलायम होता है। समझ में आ रहा है? इनका शरीर बहुत मुलायम होता है और इनके अंदर जो समिति होती है वो द्विपाद समिति होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? द्विपाद समिति। द्विपाद समिति के बारे में आपको मालूम होगा। इनका जो स्तर होता है वो त्रिजनन स्तर होता है और सत्यदेव गुहा पाई जाती है। कैसी देव गुहा पाई जाएगी? सत्यदेव गुहा। समझ में आ रहा है? ये समुद्र में पाए जाते हैं, मीठे जल में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? इनके अंदर लैंगिक प्रजनन होता है। कौन सा प्रजनन होता है? लैंगिक प्रजनन। और ये एक लिंगी होते हैं। ये रेंगना, तैरना और सरकना तीनों जानते हैं। जैसे ऑक्टोपस, ये जो ऑक्टोपस होता है स्टूडेंट्स, ये इस संघ का सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। ऑक्टोपस के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स सीप और ऑक्टोपस, अष्टभुजाधारी ऑक्टोपस। इसके अंदर अष्टभुजाएं होती है जिसकी वजह से बहुत तेजी से भागता है। इसके लिए इसका नाम अष्टभुजा है या ऑक्टोपस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए पढ़ के समझ लेते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया इनका शरीर बहुत नरम होता है, बुलबुले जैसा होता है, इसलिए इनको मृदु कवचधारी प्राणी कहते हैं। बहुत मुलायम होता है इनका शरीर, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है ना? संधिपाद प्राणी के बाद ये सबसे बड़ा दूसरा संघ है। ये जलचर और भूचर दोनों होते हैं, जल में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ये प्राणी प्राय समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पानी में भी पाए जाते हैं, मीठे पानी में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? त्रिजनन स्तर देव गुहा युक्त रहता है, अखंडित रहते हैं और मृदु होते, बहुत मुलायम होते हैं। इसके एग्जाम्पल में मुष्टिखंड जैसे प्राणियों के अतिरिक्त सभी प्राणी द्विपाद समिति वाले होते हैं। मुष्टिखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्राणी रहेंगे किसके अंदर? मृदुकाय कवचधारी प्राणी में, सबके अंदर द्विपाद समिति पाई जाती है। तो अगर किसी ने पूछा कि द्विपाद समिति में या मृदुकाय कवचधारी प्राणी में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके अंदर द्विपाद समिति नहीं पाया जाता है, तो आप उसका आंसर बोलेंगे मुष्टिखंड संघ। ठीक है? इनका शरीर सिर, उपांग और पाचन अंतर्गत संबंधी। सिर होता है, उपांग होता है और पाचन करने के लिए विसलर मांस होता है। 3 भागों में विभाजित होता है। असहनीय प्रवाल मांस कवच युक्त संरचना, आच्छादित होकर यह प्रवाल यह कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से, इनका जो कठोर आवरण होता है ऊपर का वह किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट युक्त संरक्षण कवच होता है से बना होता है, जो स्रावित होता है। कवच यह शरीर के चारों ओर शरीर में होता है। यह कवच शरीर के चारों ओर भी होता है, शरीर में होता है, और किसी किसी में कवच होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये एक लिंगी होते हैं, उदाहरण के रूप में सीपी, मुष्टिखंड और अष्टभुजा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस संघ के बारे में समझा है क्या? चलिए आगे देख लेते हैं। कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों का संघ। इनके शरीर पे स्टूडेंट्स कांटेदार जैसी रचना होती है, और ये जो रचना होती है ये भक्षक को पकड़ने के लिए काम करते हैं। किसके लिए करने के लिए? भक्षक को पकड़ने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक शब्द यूज होगा, नलिकापाद। क्या कहते हैं? नलिकापाद। ये नलिकापाद जो रहेगा ये इन सजीवों को समुद्र में तैरने के लिए मदद करता है। ठीक है ना? जैसे ये शरीर है तो इसके ऊपर ऐसा वैसा उठा उठा भाग रहेगा। ये जो उठा उठा भाग है ये इसको नलिकापाद कहा जाता है। इसको भक्षक को पकड़ने के लिए, समुद्र में तैरने के लिए मदद मिलती है। एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और इनका शरीर जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं, इसलिए इनका नाम कांटेदार त्वचा वाले प्राणी है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां तक समझा? ये स्टार्टिंग में लार्वा अवस्था, जब ये लोग जब छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, जब ये लोग छोटे होते हैं तो इनके अंदर द्विपाद समिति होती है। क्या होती है? द्विपाद समिति होती है। लेकिन जैसे ये लोग बड़े हो जाते हैं, जब ये लोग बड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर अरीय समिति आ जाती है। ठीक है? द्विपाद समिति और अरीय समिति के बारे में आपको मालूम है।
ठीक है। त्रिजनन स्तर होता है, सत्य देह गुहा होती है इसके अंदर, त्रिजनन स्तर होता है, तीनों जनन स्तर पाए जाएंगे, और जो देह गुहा होगी वह सत्य देह गुहा होगा। और ये लोग मीठे पानी में नहीं पाए जाते, ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं, केवल समुद्र में, मीठे पानी वाले मिलते ही नहीं है। सही सही बात है। ये लैंगिक प्रजनन करते हैं और इनकी पुनरुत्पादन जो क्षमता होती है स्टूडेंट्स, बार बार उत्पादन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तारा मछली या सितारा मछली, फिर समुद्री ककड़ी या सी ककुम्बर, सी ऑर्चिन, ये कुछ उदाहरण है किसके, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के। स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि, और एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, जो सितारा मछली होती है वह परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में वह स्वयं का शरीर के भाग को क्या करता है, तोड़ देता है, अलग अलग भाग से क्या करेगा, तोड़ देगा, और हर एक भाग स्वतंत्र सितारा मछली बन के तैयार हो जाता है। तो ये पुनरुत्पादन की प्रक्रिया इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। पुनर्जनन आपने देखा होगा, पुनर्जनन जो होता है इसके बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है ना। आगे त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं। ये जो प्राणी होते हैं कांटेदार त्वचा वाले, इनके शरीर पे त्वचा जो होती है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जो कांटे जैसी दिखती है, इसलिए इसको कांटेदार त्वचा वाले प्राणी कहा जाता है। इस संघ के सभी प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं। इनका त्रिजनन स्तर सत्य देह गुहा होती है। ये जब छोटे होते हैं तो इनका जो, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो प्रौढ़ावस्था में पंच या अरीय समिति, जैसे स्टारफिश को देख सकते हो 5 अलग अलग भाग से काटा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा। नलिकापात के बारे में मैंने बता दिया। नलिकापात का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए और स्थानबद्ध होते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह होते हैं। ठीक है। आगे इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट कांटे से बना होता है और पट्टिकाओं से बना होता है। इन प्राणियों में पुनरुत्पादन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। जैसे मैंने स्टारफिश के बारे में बताया कि विशिष्ट परिस्थिति में स्टारफिश जो होता है किसी भी अंग से अलग हो सकता है और नया स्टारफिश तैयार करता है। काफी अच्छी होती है। ये प्राय एक लिंगी होती है, जैसे उदाहरण के रूप में याद रखेंगे सितारा मछली, सी ऑर्चिन और सी ककुम्बर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ब्रिटल स्टार, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी के। स्टूडेंट्स अगला एक ही हमारे पास बचा हुआ है। अगला टॉपिक हमारा है समीर रज्जु प्राणी संघ। ठीक है, 10वां स्टूडेंट्स समीर रज्जु मंथ संघ प्राणी। ठीक है, इसके अंदर बेलनोग्लोसस का एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो बेलनोग्लोसस है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, ये असंपृष्ठरज्जु प्राणी और संपृष्ठरज्जु प्राणी के बीच की संयोजी कड़ी है। क्या मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। बेलनोग्लोसस जो है वो असंपृष्ठरज्जु प्राणी और संपृष्ठरज्जु प्राणियों के बीच की क्या है, संयोजी कड़ी। मतलब ये कुछ गुणधर्म असंपृष्ठरज्जु प्राणी का भी दिखाता है और कुछ गुणधर्म संपृष्ठरज्जु प्राणी का दिखाता है। कैसे सर, जैसे संपृष्ठरज्जु प्राणी में क्या आ जाते हैं स्टूडेंट, मेरुदंड आते हैं। सही बात है, संपृष्ठरज्जु प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है और असंपृष्ठरज्जु प्राणियों में मेरुदंड नहीं पाया जाता है। तो इनका जो सिर होता है स्टूडेंट, सुंड होता है, इनके कुछ भागों तक मेरुदंड पाया जाता है, इसलिए इनका समावेश ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये संपृष्ठरज्जु प्राणी और असंपृष्ठरज्जु प्राणी के बीच की संयोजी कड़ी है। इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व समिति होता है, किसी विशिष्ट अक्ष से हम लोग काटा जा सकता है। त्रिजनन स्तर होता है, सत्य देह गुहा पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये समुद्रवासी होते हैं, ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं और ये रेत के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। समुद्र के आसपास आपने रेत देखा होगा, उसके अंदर बिल बनाकर ये लोग रहते हैं। सही बात है। ये लैंगिक प्रजनन करते हैं और लैंगिक प्रजनन में भी ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी होगा और उभय लिंगी। एक लिंगी और उभय लिंगी आपको समझता होगा। एक लिंगी मतलब इसका नर घटक और मादा घटक अलग रहेंगे, और उभय लिंगी मतलब नर घटक और मादा घटक दोनों एक ही में रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये लोग बिल बनाकर रहते हैं, रेत के अंदर समुद्र निवासी हैं। त्रिजनन स्तर इनका होता है, सत्य देह गुहा पाई जाती है और द्विपार्श्व समिति होती है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी जिसको मैंने बता दिया है। चलिए अब पढ़ के समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो समीर रज्जु मंथ प्राणी संघ। ठीक है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इन प्राणियों का शरीर मुख्य 3 भाग से विभक्त होता है। सुंड, ऊपर देखो सुंड दिख रहा है, ये फिर क्या है, स्कंदमूल बीच वाला स्कंदमूल होगा, फिर धड़ रहेगा। ठीक है, इनके केवल सुंड में ही पृष्ठरज्जु होता है। देखो इसके अंदर ये जो सुंड होता है ना, इसके अंदर पृष्ठरज्जु पाया जाएगा। ठीक है ना, और पृष्ठरज्जु किसका है, संपृष्ठरज्जु प्राणी में पाए जाने वाला अंग है, इसलिए इसे समीर रज्जु मंथ प्राणी कहते हैं। इन प्राणियों को सामान्य रूप से अकॉर्न कृमि कहा जाता है। इस संघ के सभी प्राणी समुद्रवासी या रेत में बिल बनाकर रहते हैं। स्वतंत्र के लिए इनके पास 1 से अधिक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। क्लोम छिद्र मतलब उनके अंदर जो गिल्स रहेगा, जो भी गिल्स रहते हैं उसके अंदर क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और अगर ये क्लोम छिद्र नहीं रहेगा तो वह प्राणी
त्वचा शोषण करते हैं। ठीक है, ये एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में याद रखेंगे बेलनोग्लोसस और स्केलोग्लोसस। स्केलोग्लोसस है और एक बेलनोग्लोसस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। इस तरह से हमारे 10 संघ पूरे हो गए। अब मैं नीचे कुछ और जानकारी लिखा है उसको पढ़ के समझाता हूं। सुनो सो अद्भुत। जैसे कि मैंने ऑक्टोपस के बारे में पहले बता दिया है कि जो ऑक्टोपस है ये असंपृष्ठरज्जु प्राणी में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसके अंदर स्वयं का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। ऑक्टोपस तैरना, रेंगना और चलना तीनों आता है। ऑक्टोपस को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है असंपृष्ठरज्जु प्राणियों में। ठीक है, इसके बाद सितारा मछली के बारे में मैंने बता दिया है कि विशिष्ट परिस्थिति में क्या करता है सितारा मछली, अपने अंग को अलग कर लेता है और इस तरह से पुनरुत्पादन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। और तीसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि उत्क्रांति की दृष्टिकोण से बेलनोग्लोसस जो है वो असंपृष्ठरज्जु प्राणी तथा संपृष्ठरज्जु प्राणी दोनों के बीच की संयोजी कड़ी है। सही बात है, समझा स्टूडेंट्स यहां तक? तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पूरा होता है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियोस साइंस के रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलती रहे। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और यदि आपने उन्हें सब्सक्राइब तो किया है लेकिन आपने उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल नहीं किया है तो उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी वीडियो देखने से भूले ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।